नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज भारत और रूस की दोस्ती की बात करेंगे। भारत और रूस की दोस्ती जिस तरह से मजबूत हो रही है, उससे परेशानी बढ़ रही है पाकिस्तान की, चिंता बढ़ रही है पाकिस्तान की। अब भारत के बाद में जिस तरह से मुलाकात करके व्लादिमीर पुतिन वापस लौटे, तो पाकिस्तान जुगत में अब जुट चुका है। पुतिन के सामने सस्ते तेल की डील लेकर पाकिस्तान पहुंच रहा है। तेल के लिए पाकिस्तान रूस के पास पहुंच गया और इस संबंध में रूस और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हालांकि शुरू भी हो गई। अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि रूस के साथ में किसी डील से पाकिस्तान को खुशी ही होगी। इससे पहले रूस की ऊर्जा मंत्री सरगेई सिविलोव भी कह चुके हैं कि रूस ने पाकिस्तान में एक रिफाइनरी को अपग्रेड करने पर चर्चा की है। आपको बता दूं कि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत और चीन जैसे देश रूस से लगातार तेल का आयात कर रहे हैं और अब पाकिस्तान भी रूस से ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि रूस से सस्ते तेल की ये पहली डील नहीं होगी। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी पाकिस्तान रूस से सस्ते तेल की डील कर चुका है। अप्रैल 2023 में शहबाज सरकार ने रूस से 1 लाख टन कच्चे तेल की डील की थी, जिसके तहत कच्चे तेल की पहली खेप जून 2023 में कराची पहुंच गई थी और पहली खेप में 45,000 टन कच्चा तेल रूस से पाकिस्तान पहुंचा, जिसके बाद में जो दूसरी खेप है वो जून 2023 के अंत तक कराची पहुंच गई, जिसमें 55,000 टन कच्चा तेल पहुंचा। ये तो हुई पाकिस्तान की रूस से कच्चे तेल की मांग। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान किस तरह से रूस को भी धोखा दे चुका है, जैसा कि उसकी फितरत है। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की और उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया रूस के खिलाफ। यूक्रेन के कमांडर्स ने पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से बाकायदा रॉकेट मिलने की बात भी कही थी। उन्होंने हथियारों की हालांकि क्वालिटी पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बात का खंडन किया गया कि जिस तरह से क्वालिटी पर सवाल उठे, उस पर उनकी तरफ से इन सारी बातों का इनकार किया गया। लेकिन इस बात को मान के चलिए कि जो रूस और यूक्रेन के खिलाफ अभी बड़ा युद्ध चल रहा है, रूस से अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उधर यूक्रेन पर भी ऐसी ही मेहरबानी लगातार दिखाते रही है। आइए अब आपको कुछ दिन पहले की एक घटना बताती हूँ मैं। दरअसल ये घटना है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जो कुछ समय पहले तुर्कमेनिस्तान में थे। यहाँ पर वो इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीर है। यहाँ पर वो इंतजार कर रहे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने का, उनके फ्री होने का। लेकिन पुतिन अपनी दूसरी मीटिंग में व्यस्त थे और या ये कहा जाए कि वो इंतजार कराना चाहते थे शहबाज शरीफ को और इंतजार करवाया 40 मिनट तक। इसके बाद में शहबाज शरीफ उस हॉल में ही सीधे पहुंच गए जहां पर उनको बुलाया भी नहीं गया था, जहां पर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बैठक चल रही थी। और काफी इंतजार करने के बाद में सीधे शहबाज दाखिल हो जाते हैं उस कमरे के अंदर, उस हॉल के अंदर। और वो भी बड़ी अजीब सी एक तस्वीर यहाँ पर नजर आई थी और कुछ ही समय के बाद ही वो हॉल से बाहर भी निकल आए। इससे पहले आपको याद होगा, चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान पुतिन और पीएम मोदी बात करते हुए उनके सामने से गुजर रहे थे और किनारे खड़े शहबाज शरीफ बस एक टक देखते रह गए। देखिए ये तस्वीर जो आप देख रही हैं उसी बीच की तस्वीर है। हालांकि उस दौरान भी कहीं ना कहीं मन में तो बड़ी कसक होगी कि भारत के साथ में जिस तरह से रूस के रिश्ते हमेशा से रखे हैं, मजबूती से रिश्ते रखे हैं, वो काश पाकिस्तान के भी साथ में हो। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं बात करूं किसी देश की, अगर किसी दूसरे देश की अगर आपसी सहमति बनती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, साझेदारी बढ़ती है, तो ये देश के उत्थान के लिए अच्छा ही है। और पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की जनता भी उम्मीद लगाए बैठी है कि काश अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट होता है, साझेदारी बढ़ती है, तो शायद जनता का हित हो। लेकिन क्या वाकई में जनता का हित होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आईएमएफ से पैसा मिले, अमेरिका से पैसा मिले, रूस के साथ में साझेदारी हो, चाइना की तरफ से साझेदारी में जब पैसा मिलता है तो वो पैसा जाता कहाँ है? क्या जनता की जेब में जाता है? और इसका जवाब है बहुत बड़ा ना। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, क्या रूस से तेल खरीदने पर अब अमेरिका पाकिस्तान से नाराज नहीं होगा? सवाल ये भी, क्या रूस से डील
का असर बलूचिस्तान में यूएसए माइनिंग डील पर होगा? सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान की रूस से बातचीत का मकसद भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करना है? तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में तमाम खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है। मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। शुमाइला सिद्दीकी पाकिस्तान से पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जल्दी विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट होंगे। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शुमाइला सिद्दीकी आपसे करना चाह रही हूँ। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए बहुत मजबूत एक बहुत ज़रूरत होती है अन्य देशों की साझेदारी के साथ में, और रूस से बड़े लंबे वक्त से कोशिशें की जा रही थी पाकिस्तान की कि शायद दोस्ती का हाथ एक बार फिर से मिल जाए, इन्वेस्टमेंट्स हो जाए। लेकिन अमेरिका को क्या जवाब दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को? देखें, आप जिस तरह से बात को घुमा फिरा के करती हैं, जैसे अभी आपने एक वीडियो चलाई जिसमें आप दिखा रही हैं और जिस तरह का आपका बैकग्राउंड था उसके बारे में जो इंटरप्रेट कर रही थी आप, कि जैसे सिर्फ शहबाज शरीफ को छोड़ के शायद वो सबसे मिले हैं और नहीं मिले, हालांकि वो नॉर्मल अपना बात करते हुए गुजरे। इट वॉज अ नॉर्मल वीडियो, बट उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया जैसे सिर्फ शहबाज शरीफ को छोड़ दिया और बाकी सारे पीएम से और प्राइम मिनिस्टर से और टॉप लीडर से वो मिलते गए हों। इट वॉज अ नॉर्मल वीडियो, ही वॉज ऑलरेडी इन अ डिस्कशन विद समवन और वो वॉक करते हुए जा रहे हैं। रशिया के हवाले से मैं आपको कहूं कि हमारे किसी भी देश से ताल्लुकात, किसी भी मुल्क से ताल्लुकात हमारे खराब नहीं है। हमने, ये मेरा नैरेटिव है जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पाकिस्तान का नैरेटिव है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बॉर्डर पे किसी से ताल्लुकात खराब हो। आप अपना एक नैरेटिव भी लेके चल रही हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत भारी जिम्मेदारी है एक बतौर मीडिया पर्सन कि हम जो बोल रहे होते हैं उसका असर जनरेशंस तक जाता है। बिल्कुल, आप और मैं जहाँ पे बैठी हैं वहां पे हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आयद है। अगर हम अच्छा बोल के कोई एक अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन ये देश वहीं रहेंगे और ये मुल्क वहीं रहेंगे। और इन मुल्कों के बीच में अगर यही कांटे की टक्कर चलती रहेगी तो ये नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं हमेशा पीस टॉकर थी, पीस टॉकर हूँ और पीस टॉकर रहूंगी, और मेरी कोशिश होगी कि हमेशा हमारे अल्फाज से कोई पॉजिटिविटी बन सके। पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया से खराब कभी भी नहीं थे। देखिए, कभी भी खराब नहीं थे। अप एंड डाउन आता है, और ये भी नहीं कि हम किसी भाग दौड़ में लगे हैं, हम जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लें। हमारे बहुत सारे मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी जिंदगी में जरूर ख्वाहिश रहेगी कि पाकिस्तान और भारत के भी कभी किसी दौर में जाके अच्छे ताल्लुकात, जहां हमारी बहुत सारी सकाफतें भी मैच करती हैं, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं, वहीं हमारे कॉन्फ्लिक्ट भी उसी हाई लेवल के हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट को नीचे लाया जाए और उन अच्छी चीजों को ऊपर लेकर आया जाए। चले, ये एक सियासत है, कब होगा कब नहीं होगा नहीं, कई बार मौके ऐसे बीच बीच में ऐसे कई बार मौके पड़े, लेकिन वही बात है कि बंदूक और गोली और बोली साथ में नहीं चल सकती। यही बात बार बार होती है। जैसे ही पाकिस्तान ये कहा जाए कि आतंकवाद जो प्रायोजित करता है, अगर वो कंट्रोल कर लेगा शुमाइला, स्थिति शायद सुधर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। भारत की तरफ से सारा दिन सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ट होता रहता है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान किया। हमारे पास किसी चैनल्स पे चीजें नहीं चलती, क्योंकि एक जिम्मेदार मीडिया है। एक जिम्मेदार मीडिया एक जिम्मेदार तरीके से चीज को पोर्ट्रे करता है। आप मुझे कोई चैनल का प्रोग्राम पिछले टॉप 5-10 चैनल्स के दिखाते हैं जिसमें दिन में कोई ऐसी चीजें चल रही, जरूरत नहीं है इन चीजों को बिल्ड। अच्छी बात है, लेकिन दिखाएंगे क्या? वही तो बात है ना, वैसे ही बड़ा विद्रोह है, उसके बाद में विद्रोह की एक और बड़ी तस्वीर नजर आ जाएगी। लेकिन आपने ये जरूर एक अच्छी बात कही कि भाई आने वाले वक्त में कभी अगर चीजें सुधरे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये विचारधारा की बात होती है। वो विचारधारा जो 78 सालों से चलती नजर आ रही है, अभी तक तो नहीं बदली। और यही विचारधारा दरअसल लोगों से शिकायत नहीं है, किसी भी देश को, किसी भी देश की ना ही सेना से शिकायत है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है उस विचारधारा की तो पूरी लड़ाई है। ओपी तिवारी जी, मेरा सवाल जो मैं शुमाइला से पूछ रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब रशिया से भारत के तेल का आयात निर्यात वाला जो पूरा ये चल रहा था पूरा प्रोसेस, अमेरिका की तरफ से बड़ी नाराजगी जाहिर की गई और टैरिफ पे टैरिफ लगाए गए। हालांकि भारत ने कहा कि हम अपनी विदेश नीति अपने अनुसार तय करेंगे, किसी देश के दबाव में आके नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या होगा? अब वही पाकिस्तान जो पिछले कुछ वक्त से सबसे ज्यादा कहा जाए लाडला बच्चा या बड़ा गुड बॉय बना हुआ है अमेरिका की नजरों में, क्या वहां पर भी या वो जो प्यार लुटाया जा रहा है वो तस्वीर बदलेगी क्या, या नाराज कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप को? नैना,
नैना, मैं आपके प्रश्न के जवाब देने के पहले मैं थोड़ा हिस्टोरिकली भी जानना चाहूंगा कि जरूर सर। रशिया और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहेंगे, कैसे रहे। देखिए, जब तक कोल्ड वॉर था संबंध उनका बहुत टेंस था। कोल्ड वॉर के बाद इन्होंने आपस में अच्छे कदम उठाए थोड़ा क्लोज आने के लिए। रशिया ने ऑफर किया था कि हम उनके लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे पीसफुल पर्पज के लिए, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान ने मना कर दिया था। मैं कुछ इससे माध्यम से कुछ करने मैसेज करने चाहता हूं। रशिया ने इनका एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। उसका रशिया के भी प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के, रशिया के भी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपस में उन्होंने कुछ ट्रेवल भी किया, कुछ बातें हुई, संबंध सुधारने के लिए हॉट एंड कोल्ड चलता रहा। जब भी पाकिस्तान ने कुछ अच्छे कदम उठाए टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ और देशों के साथ कंबाइन किया, तो रशिया ने उसका स्वागत किया कि पाकिस्तान अच्छा कदम उठा रहा है। लेकिन जब कभी भी गड़बड़ हुआ, कारगिल वॉर में रशिया ने इनको पाकिस्तान को कंडेम किया। दूसरी बात, 2010 या 12 में पुतिन ने कहा था कि रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, पाकिस्तान नहीं। तो जहां तक पाकिस्तान और रशिया का संबंध है वो तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ आगे चलती रहेंगी। डिफेंस डील से हुई, पाकिस्तान ने कुछ जहाज खरीदे, चलते आ। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान अपने आप, अपने बल पर, अपने ध्यान, अपने देश का ध्यान रखते हुए रशिया के साथ डील नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान रशिया में अमेरिका के अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में है। अमेरिका जो चाहता है वही करता है। तो ये देखने की बात है कि आगे कैसे बढ़ेगा। कोशिश भले ही करे शरीफ साहब, लेकिन फाइनली पाकिस्तान, अमेरिका हैज गॉट ए मेन वीटो पावर कि पाकिस्तान क्या करेगा वो चाहेगा, जैसे पास्ट में भी कर चुका है। उदाहरण दिया मैंने, एक एटॉमिक रिएक्टर फॉर पीसफुल पर्पस के लिए रशिया बनाने वाला था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था, पाकिस्तान नहीं हुआ था। मैडम की मेरे ख्याल से उस समय पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी, आई डोंट नो, बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, आई गॉन थ्रू द हिस्ट्री। तो नाउ जहां तक इनका सवाल है, रशिया को तेल बेचना है, पाकिस्तान को खरीदना है, ये दोनों का बेनिफिट है। इसमें भारत के अंदर रोल नहीं प्ले करता, भारत से कोई मजबूरी नहीं है, बिकॉज दोनों देशों में जो ट्रेड होते हैं आपसी इंक्रीज, आपस फायदे के लिए किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या फ्री है अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, अपनी फॉरेन डील के लिए, किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, किसके साथ संबंध बनाने के लिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये पाकिस्तान के जो गेस्ट है वही बताएंगे, अपने जानकार जो निपुण जी हैं वही बताएंगे कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है, पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कर सके जो अमेरिका न चाहता हो, अमेरिका न चाहता हो। जैसे पाकिस्तान ने बीच में भी तेल खरीदा था, आपने बताया खेप आया है, इस तेल से रशिया को फायदा है, पाकिस्तान को भी फायदा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी गतिविधि भी करता है, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान फ्री है, लेकिन जी सर, फॉरेन अफेयर्स जहां तक सवाल है, बाहर क्या वही करता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को खरीद लिया था। ये ऑफ सिमरान की जो उससे हेल्प की थी IMF से दबाने के लिए, तो पाकिस्तान उस इनके एहसान पर बहुत बड़ा दबा हुआ है और वो अपने आप कुछ कर भी नहीं सकता। अब और जिस तरह सर यही बात देखिए, इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन हुआ, मुनीर का जो प्रमोशन हुआ, अपने आप नहीं। सर मैं बिलाल का रुक करूं, लेकिन उसके पहले निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है निपुण जी। यही बात जो अभी मैं शुमाइला से भी कर रही थी और ओपी तिवारी जी से भी कर रही थी, मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप जो रूस से ये कहा जाए कि भाई अगर संबंध बनाने हैं तो, या तेल का आयात निर्यात है, सस्ते क्रूड ऑयल को लेकर पाकिस्तान अगर अब उस रूप में आगे बढ़ता है, तो क्या यहाँ पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ही आदेश पर ये बैकडोर कहा जाए कि कनेक्शन स्थापित हो रहे हैं? देखिए नैना जी, क्या होता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करते हैं या दो देशों के रिलेशंस को हम परिभाषित करते हैं, तो उसके कई सारे मल्टी डायमेंशंस होते हैं। जैसे हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इकोनॉमिकल रिलेशंस, इसके अलावा कल्चरल रिलेशंस वगैरह वो सब भी शामिल होते हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण दो माने जाते हैं, एक तो आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन और दूसरा आपका पॉलिटिकल रिलेशंस। पॉलिटिकल रिलेशंस का मतलब ये है कि जैसे भारत का पूरे कश्मीर और खास तौर से जो POK कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, भारत का उसको अंग मानता है या नहीं रशिया? रशिया ने कई बार कहा है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। और मैं समझता हूँ कि सोमालिया जी भी आज इस बात को एग्री करेंगी, क्योंकि देखिए पत्रकार है, पत्रकार की यही कोशिश होती है कि जो लीगल कब्जा होता है किसी देश का, इनलीगल तरीके से कर लिया जाता है, तो उसको वापस दिलाने में वो मदद करते हैं। पत्रकार बहुत ईमानदार होते हैं और पाकिस्तान के पत्रकार तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आज सोमालिया जी इस चैनल के माध्यम से नैना जी आपको भी बताएंगी कि इन्होंने जो गलत कब्जा किया कब वापस दिलाएंगे और आतंकवादी को कब ये लोग
फांसी की सजा देंगे। चलिए, एक बात तो ये, तो पॉलिटिकल रिलेशंस में तो इनके कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो भी जैसे यूएनएससी में भारत का जो दावा है परमानेंट मेंबरशिप का सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका रशिया समर्थन करता है। ये पॉलिटिकल रिलेशन भारत के साथ है। पाकिस्तान का नाम ले दो तो वो बात भी नहीं करेगा कि पाकिस्तान किसको बनाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। रशिया ने कभी भी इस बात को, क्लेम को, पाकिस्तान को स्वीकृति नहीं दी है। तो ये तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। सामरिक रिलेशंस की बात करें, कुछ एक आपने वेपन लिए, लेकिन वेपन भी कितना, 2016 में केवल एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है इनकी रशिया के साथ, और हमारे 1971 से लेके आज तक कई सारे एक्सरसाइज हैं। S-400 को लेकर, S-400 का नाम मैंने दे दिया, मुझे लगता है बिलाल भाई को बुरा लगा होगा, तुम्हारे जो भी लगा होगा। S-400 वही जो ऑपरेशन सिंदूर में काम किया था। चलिए कोई नहीं, S-400 है, बहुत सारे MiG-20 हम लोग बात करते हैं, प्लेन्स की बात, एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, वो सब हमने क्या क्या परचेज किए हैं। अब आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा अमेरिका वाला, देखिए उसका बड़ा सुंदर से मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, अमेरिका निश्चित से मैं कई बार कहा है कि पाकिस्तान को चलाने वाला ट्रिपल ए है, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। अल्लाह से मेरा मतलब ईश्वर से नहीं है, रेडिकल ग्रुप से है। अमेरिका के बगैर तो चल ही नहीं सकता पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इमरान खान ने कोशिश की थी, इन्होंने इमरान खान को, जो वहां के लोकल जो लीडर है, स्क्रीन पर आ गई तो बोलना शुरू कर दिया, पता है कि मैं स्क्रीन पे आ गई हूँ, वर्सेस हो गया है। बहुत बढ़िया सोमालिया जी, बोलिएगा, आप तो अच्छे पत्रकार है, अपने टर्न पे बोलेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, मुझे पूरा उम्मीद है आप अपने टर्न पे बोलेंगी। नहीं, लेकिन वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के संबंध तो दुनिया के हर एक देश से अच्छे हैं। हर देश से अच्छे, अफगानिस्तान से है ना, शक नहीं है, भारत से है ना। आपसे मुझे बता दीजिए कि आपकी खारिजा पॉलिसी में 3 देश इनके बॉर्डर पे है और 2 ने इनको हवा टाइट कर रखी है। अफगानिस्तान से अच्छे संबंध है ना सोमालिया जी आपके? पाकिस्तान ने 10 मई को दिया है, तालिबान, आपको पता चल चुका है कि पाकिस्तान तालिबान 10 मई को हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब आप ढीठ बन के उस चीज को ना माने, एक्सेप्ट ना करें, तालिबान कैसा लग रहा है आपको? बात है। रही बात तालिबान कैसा लग रहा है? अफगान को भी हमें लेसन देना आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उनको लेसन मिल चुका है। हमारे पास एक बहुत अच्छी आर्मी है। 10 मई को हम भारत को एक लेसन दे चुके हैं, जो वो ढीठ बन के मानना नहीं चाहता, और पूरी दुनिया मान चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बता चुके हैं, क्या दिया था ऑपोजिशन, आपके अपने ऑपोजिशन लीडर, आपके एक गजब की बात है पाकिस्तान के पत्रकारों में भी इतने झूठे होते हैं कि कुछ भी बोलते हैं। आप तो सोमाली पत्रकार है, एक जिम्मेदार पत्रकार। अभी आप भाषण दे रही थी नैना जी को, हमारे पत्रकार को आप भाषण दे रही थी। एक सच्चा पत्रकार वो होता है जो शांति की बात करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। एक सच्चा पत्रकार वो होता है जो कहता है कि पहलगाम हमला हमारे आतंकवादियों ने कराया था, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, सही क्या आतंकियों पर कार्रवाई की, क्या भारत ने गलत क्या आतंकियों पर कार्रवाई की। एक सच्चा पत्रकार शांति की बात करता है, मानवता के विरोध की बात करता है। सोमालिया जी बताइए ना, एक सच्चा पत्रकार कौन होता है? आप तो शांति की बात करती हैं, आप मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही हैं। शांति की बात करने वाले मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते हैं? कैसी बात करती है सोमालिया जी? आप अच्छे पत्रकार बन के बात कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप पत्रकार की तरह बात करेंगी। और ये भी आप बताएंगी 1971 में भारत ने कैसे आपको धूल चटाई थी, ये भी आप बताएंगी। 1965 में कैसे आपको मार के भगाया था, वो भी आप बताएंगी। आप सब कुछ सच बताएंगी। और मैं तो वैसे बात करता हूँ, जो आप बलूचिस्तान में बदतमीजी करते हैं बेचारे मासूम बलूचियों के साथ, मासूम पख्तूनियों के साथ, मासूम सिंधियों के साथ, उसको भी आप बेनकाब करेंगी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। मुझे पूरा विश्वास है एक सच्चा पत्रकार यही कार्य करता है, मानवता के विरुद्ध कुछ भी होगा। निपुण जी देखिए, पत्रकार यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी चर्चा पत्रकार के इर्द गिर्द हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम सभी जानते हैं काफी कई मजबूरियां हैं। बिलाल जी भी और शुमाइला भी उस बात को जरूर बखूबी मानते हैं। कल भी हमारे साथ में हालांकि एक और पत्रकार पाकिस्तान से कनेक्टेड थे, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई 20 महीने के दौरान जो कर्ज लिया गया उसके अनुसार एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ लगातार डेप्थ और गहराई में ही, गर्त में ही जाता जा रहा है, और इतना IMF से इतनी बार बेल आउट, इतनी बार अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट, CPEC की तरफ से, तमाम अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बाद में भी स्थिति कहाँ है पाकिस्तान की जनता का, वहां पे महंगाई का स्तर किस तरह से, तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, हम मानते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं नीतियों का एक बहुत बड़ा दोष है। नीतियां और नियत यही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि पत्रकारिता की
या फिर अगर खुले तौर पे बात करने की बात है, मैं बिलाल का रुख कर रही हूँ जल्दी से। बिलाल, इससे इतर मुझे जरा ये बात समझाइए कि आखिर रूस के साथ में अगर पाकिस्तान की एक बार फिर से डील इस रूप में होती है जो पहले से भी होती रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और इन्वेस्टमेंट्स होता है तो किसी भी देश के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ग्रोथ होगा तो उसका प्रभाव किस रूप में नजर आएगा, जरा ये बताएं। पाकिस्तान की ग्रोथ किस रूप में नजर आएगी? मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे 2 मिनट देने, फिर मैं सुनूंगा, क्योंकि आप लोगों की डिस्कशन बड़ी अच्छी होती है, जो डिस्कोर्स है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है या जो पॉलिसी है, उसमें रूस एक रिविजनिस्ट पावर है। रूस कोई स्ट्रेटेजिक राइवल नहीं है। वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन रिविजनिस्ट पावर या और स्ट्रेटेजिक राइवल। चाइना स्ट्रेटेजिक राइवल है, बल्कि जब डेमोक्रेट्स आए थे, जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे जो फॉर्मर, he used to call China strategic competitor। जैसे ही रिपब्लिकन आ गए, इन्होंने चाइना को कहा, मैं आपको बताऊंगा फिर इसका पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ूंगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये जो रूस है, ये स्ट्रेटेजिक, या रशिया जो है ये स्ट्रेटेजिक राइवल, सॉरी रशिया रिवीनिस्ट पावर और चाइना जो है स्ट्रेटेजिक राइवल है। इसलिए पाकिस्तान के अगर रशिया के साथ ताल्लुकात बनते हैं तो अमेरिका के लिए इतना पंचिंग नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जो मुझे अफसोस है, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा इसमें क्लियर होने की ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान अगर रशिया के साथ में ताल्लुक बनाता है तो नाराज नहीं होगा, और आपको लग रहा है कि अमेरिका रशिया के साथ में बहुत अच्छी गुडी गुडी रिलेशंस में है। अरे दुनिया पर आधे से ज्यादा देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने वाला अमेरिका ही है। मौजूदा स्थिति में उसको आपत्ति ही यही है। भारत से भी अगर जिस तरह से भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और आपके साथ में जो गलबहियां बढ़ाने की कोशिश है, दरअसल ये उसी की एक रणनीति का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को जरा समझिएगा, ये तो भारत जैसा तटस्थ देश है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो दबने का नाम नहीं लेती। मैं पेन पेंसिल पकड़ लेता हूँ, आपसे सीख लेता हूँ। आप अगले की बात तो पूरी सुनना ना बीबी। नहीं, मैं थोड़ा हौसला रखिए। अगर मैं अपना कीमती टाइम आपको दे रहा हूँ, आप अपना दे रही हैं, तो उसको प्रोडक्टिव बनाए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाए। बात ये है, इस टॉपिक पर बात करने से पहले ये आपके, मेरी बात सुनी आपने गौर से, ये आपके नीतीश कुमार हैं, ये इंडिया के बिहार के सीएम है। मैं एक फीमेल होने के नाते आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसकी मजम्मत करेंगी। जब मैंने इसको देखा ना, ये देख लें, ये ना, ये इस तरह देखे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाय का पेशाब पी रहा है, ठीक है। मुझे कोई सरोकार नहीं, गाय का पिए, कुत्ते का पिए, जिस मर्जी का पिए। जिससे मुस्लिम जो डॉक्टर है, जो फीमेल डॉक्टर है, उनका निकाब उतारा। मैं जब इसकी ज़हनी हालत देखी तो मैं ये समझता हूँ कि गाय का आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल क्या है ना, आप जिस गाय के पेशाब की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो हमारे यहाँ कहते हैं उसे गौमूत्र, बड़े पूजनीय हैं। हमारे यहाँ गाय को पूजनीय माना जाता है। ये एक बहुत अलग दिशा की तरफ आप जाने की कोशिश करें बिलाल, अगर उधर की तरफ जाएंगे ना तो बड़े सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे आपके। तो मुझे ऐसे किसी शब्द का या ऐसी किसी बात पर लाने के लिए आप मजबूर ना करें। आपके पास में जवाब नहीं है तो आप इसे घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं बिलाल। जरा संयम से बात कीजिए। आपका मैं समझ गई, आप जिस प्रोडक्टिव बात की बात कह रहे थे, प्रोडक्टिव टाइम की बात कह रहे थे, आप बिल्कुल मैं समझ गई कि आप रशिया, आपको इतना ज्यादा खौफ है अमेरिका का कि आप उसकी बात करने से भी बच रहे हैं। पुरजी, फिर मैं ओपी तिवारी जी का रुख करूंगी कि बात यहाँ पर अमेरिका के या फिर सैंक्शंस की बात होती है तो इनको एक बिहारी सब पे भारी याद आ जाते हैं, नीतीश कुमार इनको याद आ जाते हैं। मुझे लगता है कि अपने नेताओं की स्थिति शायद नहीं देखते होंगे, इनको नीतीश कुमार याद आ जा रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है ना कि ये तो थोड़ा ज्यादा बदतमीज बोल जाते हैं बिलाल थोड़ा ज्यादा बदतमीज बोल जाते हैं। गौमूत्र वगैरह की बात इनको पता ही नहीं है। एक्चुअली ये पोक का पीते हैं, इसलिए इनको ज्यादा जानकारी नहीं होगी, इसलिए इनको पता नहीं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो सही, किसमें क्या दिक्कत है भाई? नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, दादाजी की उम्र के थे। उसको बेटे को कहा कि जिहादियों के चक्कर मत पड़ो, अब बेटा तुम आन बान शान से जियो, तुम्हें चेहरा ढकने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई जिहादी मुल्क थोड़ी हैं, हमारी भारतीय मुसलमान की बेटियां बहनें हैं हमारी, और बड़ी आन बान शान से जीती हैं। वो किसी मुल्ला मौलवी से डरती नहीं है। और नीतीश जी हमारे राज्य के, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा बेटा डरो मत, हम हैं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये ईरान नहीं है कि तुमको बुर्खा पहनने पे, हिजाब पहने मजबूर किया जाएगा। अरे हमारी मुस्लिम महिलाएं तो तुम्हें ऑपरेशन सिंदूर में ठोक दी थी, समझा दी थी। इसका जवाब तो ये है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार जी का जवाब ये था। दूसरी बात मैं कहूंगा, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये तो पोक का पीते हैं। ठीक, मैं बोलने चला, मैं बड़ा बदतमीज बोलता है आदमी।
दूसरा क्या था कि नैना जी, जो हम रशिया की बात कर रहे हैं, रशिया पाकिस्तान की और अमेरिका की बात, एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए, रशिया को थोड़ा सा आप देखिएगा कि रशिया को हमेशा एक तनाव रहा है किस बात को लेकर, जो सेंट्रल एशिया है, कभी भी जो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी काम थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर 90s तक, ये सब के सब रशिया का पार्ट थे। और इनके साथ में ट्रेड करने को लेकर रशिया के पास में कोई जोर नहीं था, क्योंकि एक ही रास्ता था, वो क्या था आपका, अरब सी में। पाकिस्तान में हमेशा रशिया ने अपनी रीच बनानी चाहिए। अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में रीच बनाने का प्रयास किया था रशिया ने पहले भी। आज भी रशिया उसी प्रयास को करता है, ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मेरा प्रभाव क्या रहे, मजबूत रहे, क्योंकि सप्लाई लाइन उसकी यहीं से जाती है, पाकिस्तान से पूरे सेंट्रल एशिया में। तो रशिया अपने इंटरेस्ट में आगे करता है। साथ ही अफगानिस्तान में भी रशिया की मौजूदगी मजबूत रहे, तो पाकिस्तान और ईरान आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है रशिया का। तो ईरान के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से वो अपने एक स्ट्रेटेजिकल गोल्स को अचीव कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या इतना है कि वो रशिया को बहुत ज्यादा ट्रेड करके, ऐसा नहीं है। और रही बात अमेरिका का, मैं बस लास्ट लाइन, अमेरिका की जो एक हिपोक्रेसी है वो दुनिया के सामने ओपन हो जाएगी कि यही अमेरिका है जो भारत को बोल रहा है कि रशिया से क्यों परचेज कर रहे हो, और बैकडोर में जिसको ये फंड करवा रहा है अमेरिका, वो डील करने की बात कर रहा है। हाँ, मैं ओपी तिवारी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले शुमाइला मुझे जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण डील हुई अमेरिका के साथ में, जिसमें एक्सिम बैंक लगभग $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और कहीं बलूचिस्तान की बात, तो ये बलूचिस्तान की जनता कह रही है कि भाई बलूचिस्तान का सौदा कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने। दूसरी बात ये कि कहीं ये वाला सौदा जो रूस के साथ में करने की कोशिश की जा रही है, पहले तस्वीर अलग थी, कहीं ये वाला सौदा भारी ना पड़ जाए। नहीं, कोई सौदा नहीं किया, आप लोग उसको अपनी मर्जी से जो मर्जी रंग देना चाहें। अरे मैं नहीं कह रही हूं बलूचिस्तान के, और आप ही के केपी बलूचिस्तान ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। आप जबरदस्ती एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहें, वो एक अलग बात है। बलूचिस्तान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है या वहां पे इन्वेस्टमेंट आना, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो एक डिफरेंट चीज है कि पूरा बलूचिस्तान का कोई सौदा कर दिया या पूरा आपने, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बहुत सारे मुल्कों में ये सब चीजें होती हैं। अरे तो बलूचिस्तान को क्या मिलेगा? अच्छा मुझे बताइए, बलूचिस्तान में क्यों विद्रोह होता है? अच्छा बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान में क्यों विद्रोह होता है? वहां पर यही तो शिकायत होती है कि बलूचिस्तान इतना संपन्न है हर वस्तु से, लेकिन उसका खून चूस कर दूसरे प्रांतों को सींचा जाता है और बलूचिस्तान के हाथ में कुछ नहीं मिलता। वहां पे जितने भी, चाहे वो जो हमारा एक्सप्रेस का भी हुआ था हादसा, या जो भी हादसा वहां होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं भारत के फुटप्रिंट्स निकलते हैं। भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया, बहुत शोर मचाया, पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। एंड में क्या हुआ, माँ उसकी अतालवी निकली और उसके फादर जो थे वो इंडियन ओरिजिन के निकले। तो इस किस्म के नैरेटिव बिल्ड करना विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट नॉलेज, ये एक अलग तरह का सिंड्रोम है। आप मेरी बात को जरा समझिएगा। आप भारत हर चीज को लेकर आपको इंडिया बीच में नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया रूल नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, समझिए। ऑस्ट्रेलिया की जो तमाम गवर्नमेंट या जो तमाम वहां की एजेंसीज हैं वो भारतीय नहीं है, ना ही मीडिया, वहां की मीडिया में नैना यादव एंकर है। इस बात को जरा समझिए। आपको हर चीज में भारत का एंटी इंडिया सिंड्रोम इस तरह से छाया हुआ है ना सर पे। आप, अच्छा उनकी मदर अतालवी निकली कि तो क्या इटली के ऊपर आप लोगों ने बात की? वो तो वही की है। अरे भाई बात की। सुनिए शुमाइला, वहां का कनेक्शन क्यों इस रूप में नजर आया? उसमें कई रिपोर्ट्स ये नजर आई कि कुछ समय पहले पाकिस्तान का दौरा किया, कुछ समय पहले बाकायदा जो लड़का था आरोपी, उसकी ISIS को लेकर, कनेक्शंस को लेकर पूछताछ हुई थी उससे कुछ समय पहले, उसको फिर रिलीव कर दिया गया। फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाना बंद कर दे। आप लोग इतनी फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाते हैं, आप लोग सच भी बोलेंगे तो आप लोगों का वो हाल हो जाएगा, शेर आया मतलब अगर कभी सच भी बोल रहे होंगे ना तो किसी ने यकीन ही नहीं करना। आपकी अपनी नेशन आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रही होती। ओह माय गॉड, खुद ही मीडिया आप लोगों को आपकी अपनी नेशन कह रही होती है। आप रशिया और पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, दिस इज अ टोटल फेक नैरेटिव, फैब्रिकेटेड स्टोरीज। बलूचिस्तान की अगर आप बात करती हैं, बलूचिस्तान ना अलग होगा इंशाल्लाह ताला, ना वहां पे इस किस्म की इतनी जड़ें आप खोखली कर चुके हैं कि वो अलग होने के दर पे आ जाए।
पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता है उसको कैसे हम एक नुकसान उठा चुके हैं 71 पता है शुमाइला, सबसे आप बड़ी लोगों की हैरानी की वजह बात से। क्या हो जाती है, सबसे बड़ी हैरानी की बात ये हो जाती है कि आपने बलूचिस्तान को पूरी तरह से उसके प्रति आंखें मूंद ली हैं। अब हो सकता है अमेरिका के कहने पर या फिर आपके जो तमाम आपके सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे हैं, आए दिन वहां से खबरें आती हैं, कभी वहां पे नेताओं पर अटैक होते हैं, BLA का वहां पे बड़ा प्रदर्शन होता है, कभी अटैक होते हैं। आपके यहाँ तो वही बात है कि अगर आपके यहाँ कंपन भी हो जाए तो उसमें आपके लिए भारत दोषी हो जाता है। ओपी तिवारी जी, मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अभी भी शुमाइला उस बात को मानेंगे नहीं, आप बार बार कह रही हैं कि जड़ें खोखली हो चुकी हैं। जड़ें खोखली करने वाला शुमाइला कोई और देश नहीं, आपकी खुद की नीतियां हैं, आपकी खुद की नीयत है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान KPK का ये हश्र है। वहां की खुद सरकारें, वहां की जनता सड़कों पर है। आप वहां के मुख्यमंत्री को तो आप लोग कुछ मानते नहीं है, KPK के जो आवाज उठाए उसको आप देशद्रोही सीधे सीधे कह देते हैं। ओपी तिवारी जी, मैं आप ही से समझने की कोशिश कर रही हूँ, रिकुटिक का मैंने जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया, कहीं ये वाली डील वो वाली डील पर भारी ना पड़ जाए, या फिर ये बैकडोर डिप्लोमेसी है? देखिए सुमाइला जी और बिलाल जी के लिए कहना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान की बागडोर पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडर के हाथ में होती तो पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती। 1953 ऑनवर्ड से ही पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी के कंट्रोल में रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको यूज किया, सारे नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से ये हाथ में सौंपा गया है ये पावरफुल है। पॉलिटिकल लीडर्स में और मिलिट्री लीडर्स में कितना अंतर होता है। मिलिट्री लीडर्स का क्या काम होता है? मिलिट्री लीडर्स का काम होता है अपने देश की टेरिटरी बचाना। उनको आवाम से क्या चिंता है, देश की क्या चिंता है कि देश क्या कर रहा है। बट आपकी जो आर्मी लीडरशिप है अब कंट्रोल कर रही है, और लड़ाई तो सारी हार गई। 48 का हो, 65 का हो, 71 का हो, कारगिल का हो और अभी हो, तो वो अब बिजनेस कर रही है आपके यहाँ। आपके ये KMP साहब बता रहे थे और एक खबर बता रहे थे कि हमारा सारा जो है सब कुछ आर्मी के हाथ में है, तो लड़ाई लड़ने के काबिल तो बची नहीं। अब ये तो कसीबत अभी जो हो रही है, इसीलिए आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई। 1965 तक आपकी आर्थिक स्थिति काफी ठीक थी। सुमेर साहब आ रहे हैं, 1965-66 तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हालत में थी, लेकिन उसके बाद से जो हालत हुई है, क्योंकि आपने पूरा ही सौंप दिया है। आपके प्राइम मिनिस्टर तो जनरल के सामने खड़े भी हो सकते हैं, जो खड़े रहते हैं। आप लोगों के पास इतना खौफ है, आप लोगों को इतना शुमाइला, झूठा नैरेटिव तो सीरियसली अगर बनाना कोई सीखे ना तो वो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान से सीखे। मैं आ रहा हूं मैं देखिए, पाकिस्तान की परेशानी आपका पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, आवाम नहीं है, आर्मी नहीं है। आर्मी के चंद जनरल हैं जो पंजाब ओरिजिन के हैं और जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। जिस दिन आप जनरलों को हटा दोगे मार के, मैं नहीं है जब पाकिस्तान आर्मी का अंदर होगा, जो आर्मी के जवान जो है खबर मारेंगे, हटाएंगे, तभी पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे। नहीं तो पाकिस्तान का तो अपना ब्रीफकेस लेके गया था आपका मुनीर बेचने के लिए। आपके सांसद साहब पार्लियामेंट में बता रहे थे कि क्या करें, हमारे आपकी जो कंडीशन है खाली पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से है, और पाकिस्तान आर्मी वही करती है। आप सांसद ने बताया था कि अमेरिका के जितने ये तकलीफ समझ में आती है मुझे आपकी। आपको जो इस पाकिस्तान आर्मी ने मजा चखाया, पाकिस्तान आर्मी करती है, जो कहे वही करे। अभी तो शुमाइला, पता है क्या हो जाता है शुमाइला, यही बात है कि आपके जो फील्ड मार्शल हैं, जिन्हें दुनिया फील्ड मार्शल कहती है, आप जिस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करती हैं वो तो 4 दिन बंकरों में थे। वो तो दुबक के बैठ गए थे कि कहीं भाई ऐसा ना हो कि एक आध मिसाइल या एक आध हेलीकॉप्टर जो है वो कहीं उनको भी टारगेट ना कर ले। लेकिन हमने चिन्हित किया था सिर्फ आतंकी ठिकानों को, जिन्हें आपने मस्जिद मरकज बनाकर रखा था। मस्जिद की आड़ में जो मरकज जो अभी भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की एक तरह से हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग जो कर रहे हैं ना आप, और उन्हें बार बार जो पनाह देती हैं, और उसके बाद में वो पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी कि जब वो आतंकी ढेर हुए, आतंकी मारे गए, तो उनके जनाजे में जब यहाँ पर नजर आया तो उसी से नैरेटिव और उसी से नियत समझ में आ जाती है शुमाइला। इसीलिए इस बात को तो मुझे लगता है कि हमें बोलना ही नहीं चाहिए। और रही बात, अब बार बार अगर आप उस मई के पूरे अध्याय की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ मई ही नहीं, मई में भी क्या तस्वीर थी, तमाम सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। हालांकि बात अलग है कि आप उसे ना मानेंगी, क्योंकि अभी आपको जिस तरफ से जो झुंझुना मिला है ना अमेरिका की तरफ से, आपने उन्हें ये कहा कि भाई हम आपको नोबेल पीस प्राइज दिलाएंगे, आप हमें ढेर सारा पैसा दो, हम आपके झूठे नैरेटिव में आपका साथ देंगे, और पाकिस्तान के साथ में वही
तस्वीर भी नजर आई। लेकिन मैं निपुण आलम बयान जी आपका रुख करते हुए मुझे जरा समझाइए, मुझे क्या आप शुमाइला को जरा समझाइए, खास तौर से रूस के साथ की बात तो ठीक है, लेकिन रूस के साथ साथ यूक्रेन के साथ में किस तरह से बड़े कनेक्शंस और बड़ा धोखा पाकिस्तान पहले कर चुका है। निपुण जी, निपुण जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क का कनेक्शन है। दोबारा मैं उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। शुमाइला, मैं आप ही का ही रुख करना चाह रही हूँ। अभी इसके पहले आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी कि भाई हमें शांति की तरफ बढ़ना है, शांति की तरफ बढ़ना है। वही बात है कि देखिए, शांति की तरफ तभी बढ़ा जा सकता है जब बात शांति से हो, बातचीत से हो, ना किसी तरह के सीजफायर के उल्लंघन की हो। हर बार जब बातचीत हुई तो सीजफायर का उल्लंघन हुआ, ये खुद अमेरिका की तरफ से भी कई बार कहा जाता रहा है। ठीक है, ये बैकडोर डिप्लोमेसी या फिर विदेश नीतियों का एक अलग तरीका हो सकता है। अब मैं अगर रशिया के साथ की बात करती हूँ तो मुझे जरा बताइए कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि जितना पैसा और जितना डेप्थ आईएमएफ के तरफ से पैसा मिला उसके साथ में दबता चला जाता है पाकिस्तान। इतना पैसा मिला, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए क्या किया पाकिस्तान की सेना या फिर वहां की सरकारों ने? और अब जब रूस के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो वहां पर क्या होगा? वी आर नॉट आंसरेबल टू इंडिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासती मामलात को लेके हम आंसरेबल इंडिया को नहीं है कि इंडिया को हम बताएं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपके झूठे नैरेटिव के बारे में मैं सिर्फ इतना कह दूं कि आपने कहा कि मैंने शुरू में बहुत अच्छी बातें की, मैं बिल्कुल आज भी उस बात पे कायम हूँ। आप सच बोलेंगी, मैं आपके साथ। अरे तो बताइए ना, अपने हुक्मरानों को बताइए ना। मैं तो कहती हूँ सौंप दीजिए हाफिज सईद को, सौंप दीजिए मसूद अजहर को, सौंप दीजिए ऐसे आपके तमाम जो आपने प्रॉक्सी क्रिएट करके रखे हैं, आईएसआई के प्रॉक्सी ग्रुप्स को। आतंकियों की लंबी फहरिस्त है अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो आतंकी हैं जिन्हें आपने पनाह दी, सौंप दीजिए भारत को, तो सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कम से कम बोलना होता है ताकि वहां पे पैनलिस्ट बोल सकें। एंकर का काम। अरे लेकिन अगर ढंग की बात नहीं करेंगे तो एंकर को आईना भी दिखाना होता है शुमाइला। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, बात करेंगे और पीठ में आके छुरा घोपेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो बोल रही हूँ आतंकियों को सौंपिए, हाफिज सईद को सौंप सकती हैं आप, मसूद अजहर को सौंप सकती हैं आप। सौंपेंगे हम। पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान ने क्या करना है, इंडिया नहीं बताएगा पाकिस्तान को। इंडिया फिल्में बनाए बॉलीवुड की, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप लोग जंग भी जीत जाते हैं, उसमें आप पाकिस्तान तो आप बना लीजिए, आप बना लीजिए। क्यों बजट नहीं है क्या फिल्में बनाने का शुमाइला? क्या बजट नहीं है क्या फिल्में बनाने का शुमाइला? आपके तो अल्लाह माफ करे, आपके तो एयर शो में क्राफ्ट गिर जाते हैं, जहाँ पे जिंदगी में हिस्ट्री में क्राफ्ट नहीं गिरे वहां पे गिर जाते हैं। तो इतनी बुरी माशाल्लाह से आप लोगों की जो है ना। शुमाइला, पता है क्या बात हो जाती है कि आप बड़ी रेपिटेटिव जर्नलिस्ट हैं। सुनिए, मैं आपके साथ में कोई इस तरह की हल्की बातचीत करके मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती, लेकिन आप वही बात है, जब बड़ी गुडी गुडी बातें होती हैं तो सिर्फ शब्दों से नहीं, वो एक्शंस में भी सीधे सीधे नजर आना चाहिए। और वही बात है, वो उसे एक्शन में दिखाइए। आप अगर कह रही हैं कि भाई अच्छे रिश्ते होंगे, आने वाली सदियों में होंगे, अभी भी इतनी बार भारत की तरफ से कितनी बार मौके दिए, कितनी बार आपने उन मौकों का ये कहा जाए कि गलत फायदा उठाया। प्लीज सौंप दीजिए हाफिज सईद को, अभी स्थिति सुधर जाएगी। सौंप दीजिए मसूद अजहर को, अभी स्थिति सुधर जाएगी। मुंह पे मीठी गोली और हाथ में गोली ना कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। ओपी तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। ये भी नहीं चलेगा, जो झूठा नैरेटिव है ना, ये भी नहीं चलेगा। पूरी दुनिया जानती है, दुनिया जानती है जी। शुमाइला मैडम की बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर चाहते हैं कि हमें क्या करना है। मैडम भी चाहती है कि हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना है, उसकी आवाम भी जानती है हमें क्या करना है। लेकिन जो पाकिस्तान में करने वाला वो मुनीर है, मुनीर वही करता है जो अमेरिका चाहता है। मुझे बड़ी हमदर्दी है मैडम से, बड़ी हमदर्दी इनके पॉलिटिकल लीडर से, इनकी आवाम से। वो तो शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी मुनीर ने बंद कर रखा है। मुनीर जो किसी काम का नहीं है, मुनीर वही करता है जो ट्रम्प चाहता है, या मुनीर अपने फायदे के लिए करता है। मुनीर अपने फायदे के लिए होता है। किसी भी आर्मी लीडर की, किसी आर्मी के जब ऑफिसर की, उनकी तैयारी तैयार होती है। देखिए आपके जनरलों का देखिए, बाजवा चले गए, मुशर्रफ चले गए, सब विदेश भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि आपका रेवेन्यू इकट्ठा करके बाहर विदेश में लेके चले जाते हैं। आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमारे इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के जनरल बैठे हुए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आप लोग के जो चोर हैं, जिनको आप दिल से मानती हैं, जी जी,
कि हमारा पाकिस्तान को खोखला करने वाले आपके आर्मी का अपर एचेलॉन है, जिनको हटाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की जनता और आप भी सामने रोड पर आएंगी और ये मुनीर जैसे चंद जनरल जो आदमी को कंट्रोल कर रहे हैं उनको हटा के उनको बाहर फेंकेंगी। पाकिस्तान में शांति कायम होगी और आप जो चाहती है पाकिस्तान के लिए हो पाएगा। आपके पॉलिटिकल लीडर जो चाहते हैं वो हो पाएगा, लेकिन आपका सरदर्द सिर्फ मुनीर और मुनीर के साथ कुछ चलने हैं। पब्लिक रोड पे आएगी और ये हटाएगी। इनको हटाना अत्यंत आवश्यक है। आपके पक्ष में है, आपके हित में है, पाकिस्तान के हित में है, शरीफ साहब के हित में है, पॉलिटिकल पार्टीज के हित में है। लेकिन इनको मुनीर जो जबरदस्ती बन के बैठा हुआ है, जिसको डंडा लगा के टाइट करके बैठा हुआ है कि मैं फील्ड मार्शल बन जाऊंगा, सीडीएम बना हूं, वो एक पप्पू है, अमेरिका के हाथ में पप्पू है और अपना लोगों का वीसा लेके पहुंचा चुका है बाहर, अपने आप में कितने फंड ट्रांसफर कर चुका है। शमाइला, देखिए मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद आपको इस बात को भी समझना चाहिए। आप, अच्छी बात है, आप अपनी सेना की ही तारीफ करेंगे, आप अपने मुल्क की तारीफ करेंगे। आपकी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी किसी दूसरे देश की अगर बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है अपनी सेना, अपने मुल्क, वैसे हमारे यहाँ हर चीज बड़ी अच्छी है, फिर भी मैं अगर कुछ नेगेटिव भी होता तब भी करती, जैसी जिस जगह पर आप हैं। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा देश जो आजादी से अभी तक एक भी प्रधानमंत्री को अपना पूरा टेन्योर पूरा करते हुए नहीं देख पाया, एक ऐसा देश जो बहुत अच्छा, वही बात कही ना सनी की, शुरुआती वक्त बड़ा खूबसूरत था, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर सेना ने कमान संभालना शुरू की, लोगों का पतन, सरकारों का पतन, और यहां पर जो सबसे ज्यादा मजबूत हुए सिर्फ सेना के अधिकारी हुए। शमाइला, तो जब अगर ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा देश जो इन परिस्थितियों को झेल चुका है, देख चुका है, उसको तो और संभलना चाहिए था। जिस तरह से, अगर आप सुनिए, आपके अगर जवाबदेही पाकिस्तान में नहीं, सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए था, आपको सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए था कि अभी भी जो पैसा आ रहा है उसका करोगे क्या? नहीं, ये अधिकार आपको क्यों होना चाहिए सवाल का? आपको तो आंसरेबल नहीं है ना पाकिस्तान। अरे मैं समझ रही हूँ आपकी दिक्कत, मैंने तो सवाल पूछा, आपकी नाराजगी इस तरह से नजर आती है। हौसला कर लीजिए, सुनने का हौसला भी कर लीजिए। हमारे यहाँ ये पढ़ाया जाता है मैस कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, कि एंकर कम बोलता है, पैनलिस्ट ज्यादा बोलता है। पैनलिस्ट अगर ढंग की बात बोलेगा तो पैनलिस्ट के लिए मैं पूरा शो कर दूंगी, है ना शमाइला? तरीकों से बोलते हैं। शमाइला, सुनिए, क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल चीजों में ना किताबी ज्ञान काम नहीं आता, और खास तौर से जब अनुभव की बात होती है तो इन चीजों को, सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। और वक्त आप अगर किल करेंगे तो मैं डेफिनेटली, अगर आप कुछ काम की बात बोलेंगे मैं आपको आधा घंटा दे दूंगी, लेकिन अगर आप उल जुलूल की बातें करेंगी तो आपको वक्त नहीं मिलेगा। जी, काट रही है बात को, क्योंकि शायद वहां से कोई वजीफा आया होगा, आपको एक सीएम के खिलाफ बात नहीं करनी। क्या वो मुनासिब था? क्या वो मुनासिब था? आपको भी तो मोदी से वजीफे आते हैं, आपका चैनल भी तो फंडेड चल रहा है, आपके चैनल पे भी तो ये बताया जाता है कि आप सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करें पाकिस्तान के खिलाफ। आपको बहुत पता है क्या शमाइला, आप बखूबी जानती हैं, मुझे लगता है इंडियन मीडिया से ज्यादा शायद आपको बखूबी पता होगा। वेल, मुझे लग रहा है आप टाइम किल करिए, लेकिन मैं जल्दी से निपुण आलम बायन जी, आप ही की बात पे कुछ कहना चाह रहे थे। निपुण जी, देखिए क्या ना, पाकिस्तान के अंदर जो भी बातें चलती हैं, बोलते रहते हैं, कई बार तो बोलते रहेंगे कि सेना हार, मतलब सेना को यू 71 में इनके 97,000 सोल्जर्स को हमने घुटने टिकवा दिए थे, इन्हें फिर भी विश्वास नहीं होता। कमाल की बात कह देना जी, पाकिस्तान, उसके बाद भी पाकिस्तान की सेना भी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर भी 1974 तक झूठ बोलते रहे। ये झूठ बोलते रहे कि पाकिस्तान जो है वो ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान हमारे साथ है। 74 में जाके इन्होंने माना कि बांग्लादेश है, पहली बात। दूसरी बात ये कहती है कि आप पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ कुछ भी हो। अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई? आपके यहाँ पर आप बदतमीजी करते हो, मार्च 1971 में जाके ऑपरेशन सर्चलाइट चलाते हो पूर्वी पाकिस्तान में, करोड़ों बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, हम पे फर्क पड़ता है। आपके यहाँ पर अगर तानाशाह के बैठता है, वो लड़ाई लड़ता है बदतमीजी करने को, दिखाने को अपने देश को कि आई एम द प्योर पैट्रियट फीलिंग वाला पाकिस्तानी, तो हमारे साथ वॉर कर देता है। हमें नहीं करना वॉर, हम जिहादियों से, इस प्रकार के मदरसा छापों से हम वॉर नहीं करना चाहते, लेकिन आपके यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, हमारे यहाँ दिक्कत पैदा करते हैं। आप लोग 74% नैना जी, 4 दिन पहले IMF की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, 74% ये कहना है IMF का कि 74% इनकी आबादी भूखमरी का शिकार हो जाएगी। इस समय 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे इनकी है। अरे शमाइला, ये भारत की नहीं IMF की रिपोर्ट है। शमाइला, IMF की रिपोर्ट है मैडम।
मेरी रिपोर्ट नहीं है, सोमालिया मेरी रिपोर्ट नहीं है, सुन लो। तुम मदरसे से कीड़ों के आ जाती हो और सुनने के बाद ही नहीं करती हो। अरे पाकिस्तान की नहीं, लेकिन निपुण जी हो सकता है कि मौजूदा स्थिति में लोग समझना चाह रहे हो और हो सकता है सुधार आ जाए। यही वजह है कि कोशिश की जा रही है। आपको नियत में क्यों खोट नजर आ रही है कि भाई IMF से पैसा आ रहा है, अमेरिका से, CPEC से, रशिया से? आपको ये क्यों लग रहा है कि मुनीर को अगर इतनी इम्यूनिटी मिल गई तो क्या वो भी भ्रष्टाचार करके निकल जाएंगे क्या? लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं लगेगा, ऐसा है क्या? हाँ नैना जी, आप एक बात जानिए, पहलगाम हमले से 3-4 दिन पहले मुनीर का भाषण सुनिए। सुन तो वो व्यक्ति वो बात कर रहा था 1946-47 की। हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं, वो 1947 की बात कर रहा था। जिन्ना को याद कर रहा था, बंटवारा हुआ था, 2 मुल्क थे। आप कैसे कह सकते हैं? इनके बयान, तमाम तरह की बातें एकदम साफ साफ दिखता है कि इनका कैसे नेक्सस काम करता है। आप सोचिए, जैसे ही FATF में गए थे, सारी आतंकवादी घटनाएं रुक गई थी, और जैसे ही IMF की पहली फंडिंग शुरू हुई, तत्काल आतंकवादी घटनाएं शुरू हो गई। 2016 के बाद से आप देखिए, 2018 में इनको हमने FATF में डरवाया था, डरने के बाद से लेकिन जब तक FATF ग्रे लिस्ट में रहे, एक आतंकवादी घटना भारत में नहीं हुई। कारण क्या था? क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं था, कंगाल थे। जैसे अमेरिका ने इनको फंडिंग कराई IMF से, फिर दोबारा से आतंकवादी घटना प्रमाण नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें क्या सोचना है? और दूसरा, 3 दिन पहले UNO के अंदर इनको करारा जवाब दिया हमारे UN के रिप्रेजेंटेटिव ने। क्या जवाब दिया इनको? ये फालतू की बात, कश्मीर कश्मीर कर ले रहे थे। आपका क्या मतलब है कश्मीर का? कश्मीर का लीगल स्टेटस हमारे पास में है, आपके पास में लीगल स्टेटस, आपने इन लीगल ऑक्युपेशन किया हुआ है कश्मीर को। छोड़िए कश्मीर को। आप कहते कश्मीर में कब्जा क्यों कर रखा है? छोड़िए, छुड़वाएंगे तो हम है ही, हमें तो छुड़वाना ही है। मुझे बताइए कितने अर्सा हो गया वहां कर्फ्यू लगे हुए? क्या कब कर्फ्यू लगा? तो पता ही नहीं है। शमाइला, कब कर्फ्यू लगा? ये होता है झूठा नैरेटिव। शमाइला, ये होता है झूठा नैरेटिव। मैं बोल रही हूँ, आइए जरा वीजा लेकर आइए, आपको लेकर चलती हूँ जम्मू कश्मीर। कर्फ्यू लगा, कितना झूठा नैरेटिव पेश करेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? आपने तो ओसामा बिन लादेन तक को लेकर झूठ बोला था। आपने तो ओसामा बिन लादेन को लेकर अपने मित्र से झूठ बोला था, बाद में घर में छुपाया और बोलते रहे नहीं है कनेक्शन। भाई, आप ना हाफिज सईद की मौजूदगी मानते हैं, ना आप मसूद अजहर की मौजूदगी मानते हैं, ना आपको लेकर इतने तमाम सबूत मिलते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। और आप झूठा नैरेटिव पेश करें प्लीज। आप ये जो एक बड़ी तस्वीर पेश करके जो आपको लग रहा है कि शायद दुनियादारी, दुकानदारी चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। शमाइला, अभी भी वक्त है, समझिए जरा। अभी भी वक्त है कि आप मुझे CM बिहार के ऊपर जवाब देना पसंद करेंगे कि उन्होंने जो मुसलमान बच्ची के साथ किया वो ठीक है? और निपुण जी ने बताया आपको, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कहीं और भी हाथ लगा सकता था। सुनिए, ये झूठा नैरेटिव मत पेश कीजिए। सुनिए, मैं आपको दुरुस्त कर दूं। निपुण जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, झूठा नैरेटिव पेश मत कीजिए। तुम्हारे सुनो, देखो यहाँ मदरसे नहीं चलते हैं भारत में। भारत में भारत की बच्ची है, वो भारत की मुस्लिम बेटी है, और नीतीश कुमार जी की उम्र उनके दादा की उम्र के बराबर है। दादाजी ने कहा, बेटा घबराओ मत, इन मुल्ले मौलवियों से घबराओ मत, तुम बेटा आन बान शान के साथ अपना चेहरा दिखाकर चलो। ये भारत है, ये पाकिस्तान के मदरसे का नहीं है। क्या मौलवी क्या कर देगा? फतवा जारी कर देगा। बेटा हम लोग हैं। और शमाइला, पता है ये मानसिकता को दर्शाता है। शमाइला, ये मानसिकता को दर्शाता है। सुनिए, अगर आप बिहार के अध्याय पे बात करना चाह रही हैं, ये मानसिकता को दर्शाता है। आप बिलाल के उस पूरे नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आप घिर गए हैं, आपके पास में कुछ जवाब देने को नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये मानसिकता को दर्शाता है। हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि हम लड़कियों को, हम बच्चियों को जो देवी स्वरूप मानते हैं, हम उन्हें बंधनों में रखना नहीं चाहते। आपने उसका दूसरा नैरेटिव देखा, हमने गाय को गौ माता माना, आप गाय को काटते हो, आपने उसका दूसरा नैरेटिव देखा। हम उन्हें पूजनीय मानते हैं, आपने उसका दूसरा नैरेटिव देखा। हम पूजनीय मानते हैं, आप काटने पर विश्वास करती हैं। यही बात है, जहां पे जोड़ने की बात हो वहां पर बांटने की बात होती है। इसीलिए झूठा नैरेटिव यहां पर नहीं चलेगा ना। आप घिर गए हैं, आप एक्सपोज हो गई शमाइला। एक बार फिर से, जब मैं आपको रूस को लेकर जवाब पूछती हूं, जब मैं IMF के कर्जे को लेकर जवाब पूछती हूं, पाकिस्तान की ही बड़ी रिपोर्ट ऐसी सामने आई जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तान रोज लगातार कर्जे में दबता जा रहा है, उस पर सवाल पूछती हूँ तो आप पूरी तरह से शून्य, पूरी तरह से आपके पास में जवाब में शून्य नजर आता है और कुछ नहीं। ओपी तिवारी जी, अब जब सवाल पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। अरे जवाबदेही आपकी किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है आपकी जवाबदेही। ओपी तिवारी जी,
वो बेचारी बोलना चाहती है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि बोलना जी छोड़ जी चाहती है, लेकिन मजबूर होना पड़ रहा है बोलने के लिए। इनको नहीं पता कि वहाँ आटा कैसे मिल रहा है, तेल कैसे मिल रहा है। तो मैं हैव बीन बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन आवर माउथ। घर में बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन ये घर में जो काम करने वाले हैं, लाहौर में है, रावलपिंडी में है, तो आउट देखिए, इंडिया के देखिए, आपका जो कटोरा भरा है, IMF ने जो कटोरा भरा, उस कटोरे का क्या किया? कटोरे को क्या किया आपने? जो आपके 90 लाख घर बनवा दिए। IMF का जो पैसा है वो भी आपको नहीं मिला। आपको इंटरेस्ट पे करने की क्या कंडीशन में बैठे हुए हैं? सऊदी अरेबिया ने भी आपको हेल्प कर दिया। कौन सा सऊदी अरेबिया ने हेल्प कर दिया है? समय दूर नहीं है, अगर तो आपने नहीं रोका। शुमाइला, झूठ क्या है? IMF से बेल आउट जो मिला वो झूठ है, या भारत चौथी अर्थव्यवस्था है वो झूठ है, पाकिस्तान लगातार कर्जे में दबता गया वो झूठ है, या फिर पाकिस्तान को एक भी ये कहा जाए कंटिन्यू जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया प्रधानमंत्री वो झूठ है, भारत लगातार मजबूती के साथ में मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है वो झूठ है, ये बताइए ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला वो झूठ है, हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा है वो झूठ है, मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठा है वो झूठ है, आपके जो ये कहा जाए कि मुल्ला मुनीर हैं वो आतंकियों के जनाजे में जाते हैं वो झूठ है। अरे झूठ क्या है? जरा खुद सच को तलाशिए, सच और झूठ जरा खुद आकलन कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, एक बार गिरेबान में झांक कर देखिएगा, अगर समझ लेते तो शायद आज पाकिस्तान की स्थिति नहीं होती। शुमाइला, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म।